तो क्या साइंस से डर लगता है? क्या साइंस के कंसेप्ट समझ नहीं आते? क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरे हुए हो, या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो पर सही गाइडेंस नहीं है? टेंशन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो आपकी सक्सेस के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है: कंप्लीट डिटेल, फुल कंसंट्रेशन, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा चैनल। सो व्हाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का चैप्टर रहेगा ये। इसके अंदर मैं आज आपको सेल के बारे में जितनी भी डिटेल है सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए पेड नोट्स लेके आ गया हूं मैं अपने, बट आप लोगों को कुछ पे नहीं करना। उसके लिए सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ठीक है। तो आज नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा ताकि जितनी भी डिटेल है ये आपको समझ आ सके। एक्चुअल में एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम दे रखा है उसके बारे में, तो इसीलिए मैं नोट्स लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। जब भी ऐसी नीड पड़ेगी तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा वो चीज, ठीक है। तो बस आपका कोई इसमें पैसा नहीं लगना, सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और एक एक चीज को नोट करते हुए चलना है। और जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो एक एक टॉपिक की आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज सारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो भी डेप्थ है सब बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले ताकि ये सेल का एक आपको पता लग जाए यहाँ पर, ठीक है। ले लिया होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ व्हाट इज सेल। तो यहाँ बता रहा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। तो सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जितने भी जीव हैं उनके जीवन के जो भी उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है उसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। और इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एंड कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। देखो लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है वो लाइफ प्रोसेस में आती है। खाना, उसका डाइजेस्ट होना, ठीक है, ब्लड का बॉडी में मूव होना, ऑक्सीजन इनहेल होना, ये सारी ही चीज़ें ये सब लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो ये सब सेल की वजह से ही होता है, एंड अप होती है सेल में जाके, और सेल ही हमें सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। और एक सिंगल सेल भी एक अपने आप में पूरा जीव होता है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो और क्या बता रहा है, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच सेल स्ट्रक्चर इज स्टडीड। साइटोलॉजी एक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय सेल बायोलॉजी, और इसको अब सेल बायोलॉजी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ लें कि सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी किसके अंदर की जाती है, किस ब्रांच के अंदर की जाती है, तो आप बता सकते हो कि प्रीवियसली ये साइटोलॉजी में की जाती थी और अब ये सेल बायोलॉजी के नाम से इसकी जो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, अगला है व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ताकि ये नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए साथ साथ आप लोगों के। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे देखते हैं। देखो ये बोल रहा है ऑल लिविंग बीइंग वेदर प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे जीव चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो वो सेल से ही बने होते हैं, ठीक है ना। आगे सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखो जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो ईंटें लगाई जाती हैं, ऐसे ही ये समझ लो ये ईंटें जो हैं वो हमारी सेल है। सेल साथ साथ जुड़ते जाते हैं और एक पूरी बॉडी को बनाते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्लांट और एनिमल की, ठीक है। अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। तो सेल जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ये पॉइंट ऊपर भी बता चुका हूं पहले आपको मैं। और जो भी हमारे लाइफ के बेसिक फंक्शन है, लाइफ प्रोसेसेस है, वो सब एक सेल परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। आगे देखो, एवरी सेल एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। जितने जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर ऑर्गेनिज्म अपनी जो लाइफ को स्टार्ट करता है वो सबसे पहले एक सिंगल सेल ही होता है। हम लोग भी एक, देखो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग भी पहले एक सिंगल सेल ही बनते हैं अपने मदर के वूम में, उसके बाद हम लोग डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो हम भी सबसे पहले एक सिंगल सेल ही थे। तो इसलिए बोल रहे हैं एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट विद इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, और ई सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ स्पैन। हर सेल का
अपना खुद का एक लाइफ स्पैन होता है, अपना एक जीवन होता है कि मतलब इतने टाइम तक ये सेल जिंदा रहेगा, ठीक है ना। आगे, ओल्ड एंड worn आउट सेल्स आर कंटिन्यूली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। जो पुराने और worn आउट मतलब जो ऐसे सेल जो मर जाते हैं, ठीक है, या डेड हो जाते हैं, या उनकी पावर खत्म हो जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली ये रिप्लेस होते जाते हैं न्यू सेल्स के साथ। मतलब ओल्ड सेल डाई होते हैं और न्यू सेल बनते हैं, तभी हम लोग ग्रो होते हैं, ठीक है। आगे देखो, मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। तो सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, एंड मैनी टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्टमक हो गया, ये भी ऑर्गन है, हार्ट ये भी ऑर्गन है ये सब, ठीक है। द ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम। तो सेल क्या होता है, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बना रहा है, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके जब काम करते हैं तो उसको एक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गन जब काम करेंगे तो क्या बनेगा, वो एक सिस्टम बनेगा, और उसी पूरे उस टर्म को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता लग गया होगा ये ऑर्गेनिज्म वर्ड आया कहाँ से है। बच्चे ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं लेकिन ये वर्ड का ओरिजिन भी बता दिया मैंने आपको इसमें कि ऑर्गेनिज्म वर्ड कहाँ से आया, ऑर्गन से ही आया है, ठीक है। द ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज ए सिस्टम एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। आगे देखते हैं, वो कह रहा है अ सेल हैज डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स आर अ स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के पास अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, और हर सेल ऑर्गेनल जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। और दस डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन, डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन दी सेल ऑर्गेनल। जो डिवीजन ऑफ लेबर है मतलब कि काम को बांटना, मतलब कि सेल क्या क्या अलग अलग सेल के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, ये कौन देखता है, ये देखता है सेल ऑर्गेनल, और उस काम को बांटता है और उस काम को कराता है अपने एजेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ हमने सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ लिया कि सेल ऑर्गेनल होते हैं हर सेल के पास, और वो डिवीजन ऑफ लेबर में मदद करते हैं, सेल के डिफरेंट काम को करने में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने आपको बता दिया कि सेल किससे बना है, सेल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सेल, व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से ही बने हैं, ठीक। और उसके फीचर्स भी बता दिए, फंक्शन भी बता दिए क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक है, एनसीईआरटी में ना बहुत डिटेल कम थी, तो इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आ गया मैं वीडियो, और नोट्स बना के प्रॉपर आप लोगों के आगे मैंने दे दिए हैं ताकि आप लोग पूरा फायदा उठा पाओ इसका। तो बच्चों पूरा नोट डाउन कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फैसिलिटी तो होती है स्क्रीनशॉट की। आगे देखते हैं, देखो तो डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, ठीक। तो सेल आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। तो सेल जो है इतने छोटे हैं कि हम उनको मतलब नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, ठीक है। दीज वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। कैसे की, ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉक अंडर अ सेल्फ मेड क्रूड माइक्रोस्कोप। तो उसने क्या, देखो एक अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया उसने, सेल्फ मेड क्रूड माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं उसको, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, एग्जामिन किसको किया, किसको एग्जामिन किया, थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉक। अब ये होता क्या है ये देखते हैं। कॉक इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री से ऑब्टेन किया जाता है कॉर्क, ठीक है। इट्स सेक्शन वॉज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स फॉर्मिंग अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। तो जो इसके देखो ये जो सेक्शंस होते हैं इसके अंदर, ये जब हमने जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको ये कैसे लगे, हनी कॉम के स्ट्रक्चर जैसे लगे, बॉक्सेस लगे, कंपार्टमेंट्स लगे जो बने होते हैं हनी कॉम के स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके स्ट्रक्चर जैसे लगे। देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जूम करके, आपको पता लग जाएगा क्यों कह रहे थे ऐसी बात। ये देखो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे ईंटों की तरह, देखो ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। और ये इस तरीके से छोटे छोटे इसमें रूम बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये
इसीलिए उसने हनी कॉम के से उसको कंपेयर कर दिया कि हनी कॉम के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है ये तो दिखने में, ठीक है। तो इसी वजह से इसने इसको रॉबर्ट हुक ने सेल को हनी कॉम के साथ कंपेयर कर दिया था। ठीक, आप लोगों को समझ आ गया होगा ये बात, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और ये डायग्राम भी है, ये देखो ये डायग्राम दिया नहीं हुआ था कहीं भी, इसलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आ गया। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते, यहाँ पे इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो। और ये था सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप था जो बनाया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। कहीं इसकी पिक्चर आ जाए तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है ये। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, देखो क्या बोल रहा है फिर वो, देखते हैं। ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल, उसने इन इन कंपार्टमेंट्स का नाम दिया सेल। ठीक है, सेल्स, द टर्म सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेल्यूला। ये जो जो सेल जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से ली गई है, जिसका जिसका जो लैटिन में इसको बोलते हैं सेल्यूला, विच मीन्स लिटिल रूम। ठीक है, तो छोटे छोटे कमरे, तो उसने वैसे ही कंपार्टमेंट्स और छोटे रूम्स की तरह देखा हनीकॉम के, तो इसीलिए उसने इनका नाम रख दिया सेल। ठीक है, किसको देखा था उसने, थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉक। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करके उसने हनीकॉम के साथ कंपेयर किया, और लैटिन वर्ड सेल्यूला के उससे जिसका मतलब था लिटिल रूम, उसने उसका नाम रख दिया सेल। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये मैंने बता भी दिया आपको डायग्राम के बारे में क्या था ये। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक का आपको मैंने दिखा दिया माइक्रोस्कोप, मैंने बोला भी था जो आपकी एनसीईआरटी रीडिंग वाली बुक है उसमें मैंने बताया भी था कि माइक्रोस्कोप वहाँ मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो ये देखो, ये रहा माइक्रोस्कोप, ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा बनाया था रॉबर्ट हुक ने खुद से। आगे देखते हैं, फिर सेल थ्योरी आई। अब सेल थ्योरी क्या है, किसने दी, इतना तो इतना क्या है ये पूछ लेते हैं कि किसने दी, ये सब ये इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, सेल थ्योरी पढ़नी भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अभी देखो क्यों। अच्छा, तो इतना भी स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ सेल थ्योरी का पूरा ये पूरी डिटेल है, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया हुआ था सेल थ्योरी, पूरा लेके आया हूं आप लोगों के लिए सेल थ्योरी के बारे में। देखते हैं, देखो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। सेल जो है एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल, मतलब जितने भी प्लांट हैं एनिमल हैं इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सेल से ही बना है। ठीक है, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एज एज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द सेल। अच्छा देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सारे सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन, क्योंकि देखो सारे फंक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे ये इसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे ये सेल के अंदर होते हैं। इसीलिए बोल रहा है उसे कि बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन, तो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है, और सेल इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब इसका क्या मतलब है, सेल इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इट कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। तो देखो बच्चों, सेल, ये जो सेल होता है, सेल के अंदर ना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपसे आपके पेरेंट्स से जो आपको गुण मिले हैं, ठीक है, जो जो ट्रेड मिले हैं, जो डीएनए है, उसकी सारी डिटेल छुपी हुई है, वो न्यूक्लियस में होती है। इसीलिए हेरिडिटी का मतलब जो आपको आपके पूर्वजों से मिली है, ठीक है, वो हेरिडिटरी कहलाती है। तो cell is a unit of heredity as it contain hereditary material inside the nucleus। बाकी इसके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो और क्या है, all living cells arise only from the pre existing cell, मतलब जितने भी लिविंग सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग जो पुराने सेल है उनसे ही बनते हैं वो नए सेल। ठीक है, ये बात कह रहा है वो, जैसे हम अपने पेरेंट्स से बने इस तरीके से, ठीक है, हम उनके सेल से बने हैं। आगे वो कह रहा है, दस cell theory signifies that structural and functional relationship among the diverse living form from bacteria to man। तो देखो क्या बात बता रही है, सेल थ्योरी का क्या क्या कंक्लूजन है कि सिग्निफाई करती है दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग द डाइवर्स लिविंग फॉर्म्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड टू मैन। तो मैन से लेके बैक्टीरिया तक का रिलेशन आपको जो है सेल बताता है कि भाई वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करता है एक बैक्टीरिया से लेके मैन तक। ठीक है,
तो ये सब मतलब कि बेसिक यूनिट जो है, एक छोटा बैक्टीरिया भी सेल से ही बना है और एक जो मल्टी सेलुलर मैन है वो भी किससे, एक सेल से ही बना है। तो इनके बीच में एक डाइवर्स लिविंग फॉर्म, मतलब देखो कितने तरीके के जीव हो गए, ठीक है। तो उन सब की विविधता जो बता रहा है वो, कि वो रिलेशनशिप बता रहा है, ये सब कुछ सेल की थ्योरी के अंदर बता दिया मैंने आपको, कि सारे स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, हेरिडिटी और वो बनते कैसे हैं, ये सब कुछ जो है सेल थ्योरी के अंदर है। और सेल थ्योरी यही बात बता रही है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सब बातें, ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है, कि इन कारणों से उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब ये कुछ ना एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, मतलब जो ऐसी चीजें जो सेल थ्योरी में अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। और इनके बारे में अगर अलग से आपसे पूछ लिया जाए वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, पहली एक्सेप्शन क्या है, वो ये बोल रहा है, पहला है वायरस, ठीक है। वायरस के बारे में बता रहा है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि वायरस भी सेल होता है, तो वायरस सेल नहीं होता, अभी आपको पता लगेगा। देखो, वायरसेस आर नॉट सेल, सेल नहीं होते, दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं ये। वायरस डू नॉट हैव न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और एंजाइम्स, ना तो इसमें इसका वायरस का अपना न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ना ही इसके पास अपने एंजाइम्स होते हैं। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड दी लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम के बाहर अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी का इस्तेमाल करके ये मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। एंड दे डू नॉट परफॉर्म दी लाइफ एक्टिविटी, ठीक है। तो जो वायरसेस हैं, वायरस क्या, देखो क्या क्या बताया मैंने वायरस के बारे में आपको, कि वायरस एक तो सेल नहीं है, और ये एक तरीके के न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। और क्या बताया, कि वायरस डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म, एंजाइम कुछ नहीं होता उनके पास। एंड दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सिस्टम के बाहर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो लिविंग सिस्टम के अंदर जब चले जाएंगे तो वहां मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, ठीक है। एंड दे डू नॉट परफॉर्म द लाइफ एक्टिविटी, दे है ये, ठीक है, दे कर लेना इसको, दे डू नॉट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। आगे देखो, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। आगे देखो, आर नॉट ट्रू सेल्स, ये भी जो बैक्टीरिया एंड ये ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये भी ट्रू सेल्स नहीं होते हैं। क्यों क्यों इनको ट्रू सेल्स क्यों नहीं कह रहा है ये, क्योंकि दे आर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यही इनमें एब्सेंट होते हैं, और इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये भी नहीं होता इसके पास, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता और इसका सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता, इसलिए इनको ट्रू सेल नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी किसकी, आपकी सेल थ्योरी की कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दी। ये लो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं याद भी दिला रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। ये लो, ये सेल एक्सेप्शंस आ गई होंगी। तो बच्चों अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे है सेल नंबर्स, साइज एंड शेप। तो सेल जो नंबर ऑफ सेल्स के से रिलेटेड पढ़ेंगे हम, साइज के बारे में पढ़ेंगे और शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना और लर्न करना है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो सेल नंबर, साइज एंड शेप क्या है ये, यहां आपसे ये बता रहा है कि सेल्स हाउ न्यूमरस आर दे, मतलब कितने कितने सेल्स होते हैं, किस तरीके के होते हैं, सब पढ़ेंगे हम इसमें। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर हम इस बात को देखें कि सेल कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो हम एक ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब होते क्या है ये, तो याद रखें, यूनी मतलब वन होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर मतलब आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, बोला ना, यूनी मतलब वन, तो इसलिए वन सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। बैक्टीरिया, यीस्ट, पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और यूगिलेना, ये एटसेट्रा आर, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सब ना नाम है, देखो एक्चुअल में कई बार ये मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं और आपको
मल्टीपल चॉइस में अगर 3 नाम दे देंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे, एक हो जाएगा जो यूनिसेलुलर होगा, तो उसमें से आपको चूज़ करने को आ सकता है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा नाम दे देंगे जो सुना नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको ये कुछ बेसिक नाम लेके आ गया हूँ, ये आप लोग लर्न कर लेना। और प्रोनाउंसिएशन मेन नहीं है इनकी, मेन है आपको स्पेलिंग सही लिखनी है एग्जाम के अंदर, स्पेलिंग के मार्क्स मिलेंगे, ओरल तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर थे, और यूनि क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव ओनली वन सेल, ठीक है, मेड अप ऑफ वन सेल, एक सेल से बने होते हैं। आगे देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स, मतलब कि कई प्रकार के, कई तरीके के सेल से मिलके बने होते हैं ये, इसलिए देखो मल्टी आ गया इसका मतलब, ठीक है, कई सेल से मिलके बना है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब कि देखो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और एज वेल एज ह्यूमन, ये सभी जो है मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। हाउएवर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। तो जो हम लोग जो है जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक सिंगल सेल से ही, हम भी सिंगल सेल से ही बनते हैं, पहले हम जाइगोट बनते हैं, उसके बाद हम डेवलप होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जो सारे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे, देखो एक सिंगल सेल जाइगोट बनते हैं सबसे पहले, ठीक, उसके बाद डेवलप होते हैं। जैसे सेल थ्योरी में बताया था कि हम सबसे पहले एक स्मॉल सिंगल सेल ही होते हैं, उसके बाद हम डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, हमने नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात कर लिया, अब हम साइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इतना भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये लो, ये आ गया, ये सेल नंबर ये हो गया, ये यहाँ पे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर। आगे बढ़ते हैं, ले लिया होगा तो देखो यहाँ बता रहा है सेल हाउ स्मॉल और लार्ज दे आर, मतलब कितने बड़े और कितने छोटे होते हैं, ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में, मैंने आपको बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, देखो सेल्स आर सो टाइनी दैट दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मैंने पहले ही बताया कि सेल इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, इसीलिए इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में काम आता है, ठीक है। और इसी की मदद से जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, जो उसने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है, देखो द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है, तो ये कैटेगरी है माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल की होती है, और उसके अंदर क्या है, अब पीपीएलओ, पीपीएलओ, ये पीपीएलओ ना, ये स्मॉलेस्ट सेल है, मतलब कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर लिविंग बॉडी, अगर ह्यूमन में पूछा जाता है कि ह्यूमन की बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो आप बता सकते हो रेड ब्लड सेल और स्पर्म सेल। ये मैंने आपको एनसीईआरटी की जो रीडिंग क्लास, जो दूसरी प्लेलिस्ट है रीडिंग वाली, उसमें बता दिया था, ठीक है, उसमें बताया हुआ है। और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि जो अगर ह्यूमन बॉडी में पूछेंगे स्मॉलेस्ट सेल, तो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल हो गया आपका ये आरबीसीज, रेड ब्लड सेल या स्पर्म सेल। लेकिन जो सबसे छोटा सेल है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, अगर ये आपसे पूछा जाए तो वो माइकोप्लाज्मा है, और जिसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और मेजरिंग, ये देखो इसकी मैंने आपको मेजरमेंट भी दे रखी है, 0.1 to 0.115 माइक्रोन इन डायमीटर, ठीक है, ये होता है द लॉन्गेस्ट। और अब लॉन्गेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉन्गेस्ट सेल आर द नर्व सेल, जो ह्यूमन बॉडी में जो है ना, ह्यूमन के अंदर नर्व सेल होता है, ठीक है। वैसे जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है आपका नर्व सेल या न्यूरॉन, इसका डायग्राम भी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। मेजरिंग नियरली 1 मीटर इन लेंथ, 1 मीटर का होता है लेंथ में, ठीक है। और द लार्जेस्ट सेल, मतलब जो सभी सेल्स में सबसे बड़ा सेल है, आर कॉल्ड द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो है सबसे बड़ा सेल होता है, क्योंकि देखो जो एग है वो भी एक तरीके का सेल ही है, ठीक है ना। तो एग जो है ये भी सेल है, मेजरिंग अबाउट 170 to 135 mm इन डायमीटर। तो ये इसकी मेजरमेंट है, ये आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ये दी नहीं हुई थी एनसीईआरटी में, इसलिए बता दी मैंने आप लोगों को। देखो अब हमने नंबर पढ़ लिए, साइज के बारे में भी पढ़ लिया कि कितने बड़े और कितने छोटे होते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम लोग क्या बता रहा है और इसके बारे में। सेल हाउ डिफरेंट दे अपेयर्स, ठीक है, मतलब कि कैसे अलग अलग दिखते हैं वो, इसके इनके दिखने के बारे में पढ़ेंगे, कि शेप साइज वगैरह के बारे में, शेप के बारे में पढ़ेंगे, साइज हमने पढ़ लिया है। तो देखते हैं आगे। इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन द सेल एग्जिबिट्स डिफरेंट शेप इन ऑर्डर टू
इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल जो है कई बार डिफरेंट शेप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में स्पर्म सेल होते हैं, इनके पास भी ये फ्लैजेला होता है, ऐसे करके फ्लैजेला होता है। ये फ्लैजेला इसको मूव करने में हेल्प करता है आगे, ये इस तरीके से आगे ऐसे ऐसे इसको आगे पुश करता जाता है और ये आगे आगे मूव होता जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए बता रहा है कि सेल जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट शेप एग्जिबिट करता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। और जैसे हमारी बॉडी के मसल सेल्स होते हैं, इनको मूवमेंट होनी है, इसीलिए ये डिफरेंट शेप एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सम लाइक अमीबा, अमीबा की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसलिए हम उसको बस ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। कैन चेंज इट्स शेप वेयर एज मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स हैव सेल्स ऑफ फिक्स शेप। लेकिन जैसे कुछ प्लांट्स और ज़्यादातर जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं ये इनकी शेप बिल्कुल फिक्स्ड होती है। जैसे जो आपका न्यूरॉन हो गया, इसकी फिक्स शेप रहती है एक, ठीक है। तो ये इसीलिए मतलब कि ये मल्टी सेलुलर है, अलग अलग ढेर सारे इनके पास पहले ढेर सारे सेल होते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसी वजह से ऐसा है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके सेल के अपीयरेंस के बारे में बता दिया कि सेल अलग अलग शेप भी एग्जिबिट करते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। प्लांट्स और एनिमल के जो जो सेल्स होते हैं ये फिक्स शेप के होते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ मैं आपके लिए ना ये डायग्राम्स लेके आ गया हूँ, ये बिल्कुल डिटेल्ड डायग्राम है, मतलब आप लोग ये समझ लो कि इससे बाहर आपसे पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। और ये डायग्राम्स जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर करा दूंगा ना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं ये सारे ही डायग्राम आपको मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर सारे डायग्राम पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी के लिए जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनके नाम लिख लो, फिर मैं आपको जब ये सब सारा चैप्टर हो जाएगा जब इनको बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। कुछ बता देता हूँ, देखो ये जैसे ह्यूमन का स्पर्म सेल है, ये पैरामीशियम हो गया, ये सिंगल यूनिसेलुलर है, ठीक है। नर्व सेल ये है, देखो जो हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये हमारा मसल सेल है। बोन सेल हो गया, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल हो गए। तो ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जो जो पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। आगे देखते हैं, वो कह रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है, मतलब कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे बना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ये बात पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये भी, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक भी ये हो जाए यहाँ पर नोट्स में। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। देखो अगर ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो अ जनरलाइज्ड एनिमल सेल इज ब्रॉडली फॉर्म्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। मतलब कि जो एक एनिमल सेल होता है ये ब्रॉडली 3 मेजर पार्ट से बना होता है, मतलब ये 3 चीज़ें हमेशा हर सेल में ही पाई जाएंगी मोस्टली, ठीक है। क्या क्या है ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये एक हो गया। न्यूक्लियस जो मोस्टली सभी सेल्स में पाया जाएगा, और साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनल, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये बात मतलब इतना नाम तो लिखे हुए थे एनसीईआरटी में, ये पूरा डिटेल में नहीं बताया हुआ था, इसलिए यहाँ भी मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है, कि ये 3 मेजर जो फैक्टर्स हैं ये पाए जाते हैं सभी सेल्स के अंदर, ठीक है। और अ प्लांट सेल इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट होता है, ठीक। क्या डिफरेंस है, इट हैज सेल वॉल एंड अ वैक्यूल इन एडिशन टू दीज स्ट्रक्चर। ये चीजें तो होती है प्लांट के अंदर, लेकिन साथ साथ उसके पास सेल वॉल भी है और वैक्यूल भी है, ठीक है। वैक्यूल स्टोरेज के काम आता है। तो ये देखो, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में एक आपको छोटा सा डिफरेंस भी बता रहा हूं मैं, कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के पास वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हो, और मैं अलग से भी आपको जब आगे डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो प्लांट सेल एनिमल सेल को पूरा इसके डिस्क्राइब करके बताऊंगा इसके बीच में डिफरेंस क्या है। और मैंने आपको बोल दिया कि चैप्टर के एंड में तो मैं आपको एक डायग्राम की वीडियो अपलोड करके दूंगा ही, ताकि आप लोग इजीली डायग्राम बना पाओ। मैं बिल्कुल ट्रिक से सिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत फनी ट्रिक से, हमेशा के लिए याद रहेंगे वो, ठीक है। तो यह मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल से रिलेटेड मोस्टली इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नोट्स के साथ। ठीक है, जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।